हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, कल एयरफोर्स की नई वैकेंसी आई है। जिन वैकेंसियों में डाटा क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एयरफोर्स की नई जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसियों का संबंध बहुत अच्छा है। उस वैकेंसी में सभी बच्चों को अपनी एज हो या ना हो, एज में भी बहुत सारी छूट मिलती है। एयरफोर्स की केवल एक ये ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें किसी भी उम्र का बंदा, जो ज्यादा भी उम्र हो गई है ना, जो एक्स वाई ग्रुप और भी ग्रुपों को छोड़ चुका, तब भी वो एयरफोर्स में जा सकता है। एयरफोर्स का जो सपना है उसका वो सपना ये वैकेंसी पूरा कर देती है। भाई इस वैकेंसी में क्या है, एयरफोर्स तीन तरीके की वैकेंसी निकालता है। कौन कौन सी? एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और सी ग्रुप। ये तीन तरह की वैकेंसी निकालता है एयरफोर्स। एयरफोर्स में क्या है कि ये जो दो डिपार्टमेंट है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट और सपोर्टेबल डिपार्टमेंट होते हैं। टेक्निकल का मतलब इंजीनियर टाइप का डिपार्टमेंट होता है। बाई ग्रुप में इसमें गन वाले बंदे होते हैं जो गनों का यूज करते हैं, जो अपने स्टेशन की रक्षा करते हैं, आर्मी टाइप का। देन उसके बाद में जो सी ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है जो इंजीनियर होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मोस्टली सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। जैसे आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटिव काम है एयरफोर्स स्टेशन पे, एयरफोर्स स्टेशन डॉक्यूमेंट का काम सी ग्रुप के बंदे करेंगे, एमटीएस का काम सी ग्रुप वाले बंदे करेंगे। बहुत सारे जो इंजीनियर हैं उनको सपोर्ट कौन करते हैं? सी ग्रुप के बंदे इनको सपोर्ट करते हैं। क्लियर? अब मैं बात करना चाहूंगा इसकी वैकेंसी की पूरी डिटेल में आपको। ठीक है, देखो इसमें जो वैकेंसी निकली है, इसमें 6 से 7 तरीका की वैकेंसी निकली है। 6 से 7 तरीका की वैकेंसी निकली है, जिनमें वैकेंसियों में कौन कौन है। नंबर 1 है आपका स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का काम क्या होता है? भाई देखो, कोई भी कंपनी है, मैं नॉर्मली एक कंपनी की बात करता हूँ। एक कंपनी है, उसका एक स्टोर होता है। जब कंपनी के एम्प्लॉय काम करते हैं, उन्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टोर से लेने जाते हैं और स्टोर से उसे लेते हैं, तो स्टोर में वहाँ एंट्री होती है। आपने देखा होगा नॉर्मली किसी भी कंपनी में। सेम उसी की तरह एयरफोर्स में भी ये फंडा होता है। जब एयरफोर्स में काम होता है ना, एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, एयरफोर्स स्टेशन पे जो काम होता है, तो उस काम के लिए जिस भी इक्विपमेंट या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका एक स्टोर होता है। उस स्टोर पर जाकर उन चीज़ों को लाया जाता है। तो वहाँ पर एक बंदा होता है जिसे कहते हैं स्टोर कीपर। यहाँ पर स्टोर कीपर की वैकेंसी निकली हुई है। दूसरी वैकेंसी है एलडीसी। एलडीसी क्या? लोअर डिवीजन क्लर्क। यहाँ पर क्लर्क की नौकरी है। ये लोअर डिवीजन क्लर्क, ये एलडीसी जो होता है लोअर डिवीजन क्लर्क की ड्यूटी है, वो भी एयरफोर्स स्टेशन पर है। तीसरा है भाई साहब आपका कुक। भाई कुक की भी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिली है। कुक बने खाना बनाने वाला, जो वहां पर कुक होते हैं उनका खाने बनाने का काम होता है कुकों का। कुक की भी वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिली है। नंबर 4, इसमें जो नंबर 4 एमटीएस की नौकरी है, एमटीएस की भी वैकेंसी निकाली। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग सर्विस। मल्टीटास्किंग सर्विस का एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। पहला नंबर तो एयरफोर्स के जितने काम है सभी में डिवाइड होते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं, सब काम डिवाइडेड होते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो उनके हिस्सा में नहीं आते, तो उन्हें ये सपोर्टेबल बंदे करते हैं। तो वो वैकेंसी कहलाती है एमटीएस में। नंबर 5 में करूंगा, इसमें है फायरमैन की वैकेंसी निकली हुई है। नंबर 6 आपकी फायरमैन की वैकेंसी है। और एक और वैकेंसी इसमें कारपेंटर की भी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ टोटल 6 तरीका की वैकेंसी निकली हुई है, स्टोर कीपर की, एलडीसी की, कुक की, एमटीएस, फायरमैन और कारपेंटर की। अब इनके काम में सभी को अलग अलग बता दूंगा, इनकी क्वालिफिकेशन बता दूंगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो मोस्टली अगर मैं बात करता हूं तो इन 6 के लिए जो स्टार्टिंग क्वालिफिकेशन बताई गई है, इनमें आप आवेदन कैसे कर सकते हो, मैं सबकी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्लियर भाई? अगर इससे पहले अगर कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर बजा दे। यहां पर कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो न्यू वैकेंसी का मैं सबसे पहले आपको अपडेट करता हूं। देन उसके बाद में आपको पूरी डीपली नॉलेज कराता हूं, पूरी जानकारी देता हूं कि आप आवेदन उसका किस तरीका से कर सकते हो। देन उसके बाद है यहां पर आपको एनडीए, एयरफोर्स, इन सभी की तैयारी भी पूरी रूप से कराई जाती है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बता देना। उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, जिससे कि उनको इस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। क्लियर भाई? इसमें अगर मैं एज की बात, देखो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्वालिफिकेशन 10th क्लास से स्टार्ट है।
10th क्लास से इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है। देन उसके बाद में आईटीआई भी इस पर मांगते हैं, कुछ ट्रेड में आईटीआई की रिक्वायरमेंट है। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ इसकी आईटीआई की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास से स्टार्ट होती है। इसकी सभी वैकेंसी जो मोस्टली वैकेंसी है वो आपकी 10th क्लास से स्टार्ट होती हैं। क्लियर। उसके बाद में मैं बताता हूँ, इसमें एज की भी बात करते हैं तो भाई एयरफोर्स का जो सी ग्रुप होता है, एयरफोर्स का जो सी ग्रुप होता है, इसमें जो वैकेंसी है ना मोस्टली वो एयरफोर्स सी ग्रुप की वैकेंसी है। ये एयरफोर्स कौन से ग्रुप की वैकेंसी है? ये सी ग्रुप की वैकेंसी है। यहाँ जो एज होती है वो भाई साहब एज होती है 18 से 25। 18 से 25 एज होती है आपकी। एज क्या होती है? 18 से 25। आप 18 साल के कम से कम होने चाहिए और मैक्सिमम 25 साल के होने चाहिए। उसके बाद में जो एज में छूट मिलती है, एज में जो छूट मिलती है, छूट को देख लीजिए, छूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो भाई साहब आपको एज में छूट मिलने वाली है पूरे 3 साल की। कितने साल की? 3 ईयर की छूट मिलने वाली है। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 25 और 3 28। वो 28 साल तक अपना का फॉर्म भर सकता है। और अगर भाई साहब आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको मिलती है पूरे 5 ईयर की छूट। कितने साल की छूट मिलती है? पूरे 5 साल की छूट मिलती है। कहने का मतलब अगर कोई कैंडिडेट जिसकी उम्र 29 या 30 साल है और वो एससी या एसटी से बिलोंग करता है तो वो भी इसका आवेदन कर सकता है। क्लियर है भाई। ये तो हो गई आपकी एज की बात। अब मैं बताना चाहूंगा इसके काम और इसको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। भाई एयरफोर्स का जो इकलौता एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सी डिपार्टमेंट है, ये एयरफोर्स। देखो एयरफोर्स क्या है मैं बताता हूँ। 2017 का जो टाइम था, 2017 में जो इसे ऑफलाइनिंग से ऑनलाइनिंग कराया गया था, तब भी इस चीज़ों की बातें करी गई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि एयरफोर्स क्या है यार, कि एक एज बाउंड्री एयरफोर्स में बांध दी कि इतनी उम्र तक का ही बंदा एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है। पर कुछ लोगों का इतना बड़ा सपना होता है कि भाई मुझे कुछ भी हो, कैसे भी हो, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी ही करनी है। कुछ बच्चों का टारगेट एयरफोर्स ही होता है, बहुत से बच्चों का टारगेट एयरफोर्स होता है। सो एयरफोर्स में अगर आप 30 या 35 या 32 साल के भी हो रहे हो, 30 साल के भी हो रहे हो और अगर आपका सपना एयरफोर्स में जाना है तो आप इसमें जरूर जा सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेरी करी कि भैया एयरफोर्स का इसका अगर हम रिटन एग्जाम भर भी देते हैं तो इसका कॉल लेटर नहीं आता। भाई इसके 2 रीजन है। देखो ये एक नंबर, इसका जो पोस्ट होता है, इसका जो पोस्ट होता है ये जो है ये डाक के द्वारा पोस्ट होता है। एक बात को याद रखना, ये कोई ऑनलाइनिंग भर्ती नहीं होती है कि आप कंप्यूटर वाले पे गए, टाइपिंग कराई और आपने ऑनलाइन भर दिया। नहीं भाई, ये आपको ऑनलाइनिंग मिलता है। ऑनलाइनिंग इसका कोई डाटा नहीं मिलेगा आपको। किसी भी बुक सेलर आप जानते हो जहां बुक बिकती हो, यहाँ बुक बिकती है, यहाँ से आप अपनी बुक परचेज करते हो, तो बुक सेलर पर बेटा जी ये फॉर्म आ चुके हुए हैं। क्योंकि 25 तारीख से इसकी भर्ती थी तो 24 तारीख को ही उनके पास ये डॉक्यूमेंट आ गए होंगे। वहाँ से इस फॉर्म को परचेज कीजिए। परचेज करने के बाद वहाँ कैटेगरी सर्च कीजिए। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फॉर्म को फिल कीजिए और उसे स्पीड पोस्ट कर दीजिए अपने डाक खाने से, और जिस एड्रेस पर आपको इसे भेजना है उस एड्रेस पर आप भेज दीजिए। क्लियर। जैसे ही आप भेजते हो, इसका टेट होता है भाई साहब 30 दिन का। इसका दिन कितने होते हैं? ये 30 दिन के अंदर अंदर जहां तुम्हें पोस्ट करनी है वहां पहुंच जानी चाहिए। ऐसा ना कि तुमने भराई 5 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 5 दिन में कोई पोस्ट पहुंच जाएगा उनके पास? नहीं पहुंचेगा। तो बेटा इसे जल्दी से जल्दी आप भर देना इस फार्म को, और जैसे इस फार्म को भरोगे 30 दिन के अंदर अंदर जिस जगह पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। अगर ये टाइम से वहां पहुंच जाता है तो 101% आपका कॉल लेटर आएगा ही आएगा। आपका कॉल लेटर आएगा रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम के लिए आपका कॉल लेटर आएगा ही आएगा। अगर आपने यार 30 दिन के अंदर अंदर ये लिफाफा आपका वहां नहीं पहुंचा जहां आप भेजना चाहते हो तो भाई ये कॉल लेटर नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात होती है। क्लियर। अब मैं बात करना चाहूंगा एलडीसी। देखो इसमें क्या है कि इसमें भाई सबसे ज्यादा जो मेंशन बात है ना वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी वाइज पे। ओबीसी, एससी, एसटी, जर्नल। भाई यहाँ पर जो वैकेंसीज होती हैं आपको वैकेंसीज यहाँ देखने को मिलेंगी। वहाँ वैकेंसी सपोज करो पहला नंबर तो जो सी ग्रुप की जो वैकेंसी होती है ये स्टेशनों की वैकेंसी होती है। स्टेशन कौन से स्टेशन? एयरफोर्स के जो स्टेशन होते हैं वहाँ की वैकेंसी होती है। क्यों? क्योंकि सी ग्रुप के जितने भी काम हैं वो सब स्टेशन से रिलेटिव काम होते हैं जो एयरफोर्स के स्टेशन होते हैं। जैसे आगरा में एयरफोर्स का स्टेशन है, दादरी में आपका एयरफोर्स का स्टेशन है, ग्रेटर नोएडा के दादरी में आपका एयरफोर्स का स्टेशन है।
एयरफोर्स के स्टेशनों पर बेटा जी सी ग्रुप के बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। कहाँ पे होती है? एयरफोर्स स्टेशन पर सी ग्रुप के बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर क्या होगा, पहले नंबर तो स्टेशन का नाम दे रखा होगा, जैसे सपोज करो दादरी में वैकेंसी है, दादरी दादरी स्टेशन है भाई, दादरी स्टेशन है, दादरी स्टेशन है, समझना क्वेश्चन को, दादरी स्टेशन है। यहां पर उन्हें टोटल जो वैकेंसी है उनके पास 5 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 5। ओबीसी को 1, एससी को 1, एसटी को 1, जनरल को 1। इन्होंने इस तरीका से वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ एलडीसी की वैकेंसी है, एलडीसी एलडीसी की वैकेंसी है, कॉन्सेप्ट को समझना, एलडीसी की वैकेंसी है। तो कहने का मतलब दादरी स्टेशन पर ओबीसी के कितने बच्चे चाहिए? उन्हें केवल 2 बच्चे चाहिए। एससी के कितने चाहिए? 1 बच्चा चाहिए। एसटी का कितना चाहिए? 1 बच्चा चाहिए। जनरल का कितना चाहिए? 1 बच्चा चाहिए। ये इस तरीका से बच्चों को हायर करते हैं, ठीक है, दादरी पर। अब ऐसे ही और भी डिपार्टमेंट, ड्राइवर की वैकेंसी यहाँ कुछ आ जाएंगी, यहाँ कुक की भी वैकेंसी होंगी, इस तरीका से यहाँ 0, यहाँ इस तरीका से वैकेंसी होंगी भाई 0 0 1। कहने का मतलब अगर ड्राइवर की बात करूं तो ड्राइवर इन्हें केवल 1 चाहिए। ड्राइवर इन्हें केवल कितने चाहिए? 1 चाहिए। वो भी चाहिए कौन सी कैटेगरी का? ओबीसी कैटेगरी का चाहिए। ना तो ये एसटी वाला लेंगे, ना एसटी वाला लेंगे, ना ही जनरल वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? ये वाला ड्राइवर लेंगे। जब आप इस फॉर्म को परचेज करते हो तो वहां में पूरी लिस्ट आपके सामने आती है। वहां पर सब स्टेशनों के नाम इस तरीका से गिरे होते हैं। यहाँ स्टेशन का नाम होता है, यहाँ वैकेंसी गिरी होती है। और आपको जिस भी स्टेशन में, जिस जैसे एलडीसी के 2 हैं, ओबीसी में आप आते हो, ओबीसी में आप डालना चाहते हो तो ओबीसी में डाल दोगे, तो उसको कहाँ पोस्ट करोगे? जब उसमें पूरे फॉर्म को भर दोगे आप, पूरा फॉर्म आपने कंप्लीट भर दिया, पूरा फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद में आपको वहाँ एड्रेस क्या गिनना है? एड्रेस गिनना भैया दादरी स्टेशन का। किसका? दादरी स्टेशन। भाई ये मैंने एग्जाम्पल बताया आपको समझाने के लिए कि किस तरीका से इस फॉर्म को हम फिल करेंगे। दादरी स्टेशन पे इस पर पूरा एड्रेस बनना है और दादरी स्टेशन पे ये ओबीसी के लिए आपका आवेदन चला जाएगा और दादरी स्टेशन पे पहुंचकर इनकी सर्चिंग कर ली जाएगी और आपको बुला लिया जाएगा। अगर आपका डाटा पूरा कंप्लीट डाटा भरा होगा, उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आपको 101% वो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। क्लियर भाई? जैसे अब आगरा स्टेशन की है, आगरा एयरफोर्स स्टेशन पे जो वैकेंसी है वो कुक की वैकेंसी और ड्राइवर की वैकेंसी है। तो वो भाई कुक में जो वैकेंसी है वो एसटी में है सगरी। कुक की वैकेंसी उन्होंने एससी की दे रखी है और आपके ड्राइवर की वैकेंसी उसने एससी की दे रखी है। इस तरीका से वैकेंसी दे रखी है, तो वहां आप नहीं भर पाओगे। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तभी आप उस स्टेशन पर वैकेंसी भर पाओगे। और आप जब फॉर्म को लाओगे ना, उसमें बहुत सारे स्टेशनों में बहुत सारी वैकेंसी आपकी कैटेगरी में आपको मिल जाएंगी। उसमें क्या है कि उसमें सबसे पहले आपके लिए बस डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए भाई? एज का, उसका जाति प्रमाण पत्र की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस डॉक्यूमेंट में, इस भर्ती में, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी दी जाती है वो कैटेगरी 22 वैकेंसी है। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट में जो जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा जाति प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध इसका किससे है भाई? जाति से, क्योंकि वो कैटेगरी 22 आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र की सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर भाई? ये वैकेंसियों का आप प्रारूप समझे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टेशन आपको दिए होंगे। जब वो फॉर्म खरीदोगे तो उस फॉर्म में बहुत सारे स्टेशन लाइन बाई लाइन दिए हुए हैं। जहां जहां जितनी जितनी वैकेंसी है आप वहां पर टिक करिए और अपना आवेदन वहां के लिए कर दीजिए। क्लियर? अब सपोज करो आपने एक स्टेशन के लिए, दादरी स्टेशन पर आपको एलडीसी की वैकेंसी मिली, तो दादरी स्टेशन पर आपने भर दिया, उसको पोस्ट कर दिया। अब आप नीचे आए, आपको दिखा कि भाई जोधपुर में भी एक स्टेशन है, जोधपुर में भी एक स्टेशन है, आपने उसका भी भरा। तो आपको 2 लिफाफे जगह जगह सेंड करने होंगे, एक दादरी के लिए और एक जोधपुर के लिए। ऐसा नहीं है कि एक को ही आप 4 जगह सेंड कर दोगे, नहीं बेटा। आपको अगर 3 जगह वैकेंसी मिल रही है, 3 जगह आपको आवेदन करना है, तो तीनों जगह आपको अलग अलग लिफाफे भेजने पड़ेंगे। ये पूरी जानकारी आपको उस फॉर्म में मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता देना, मैं उसका वीडियो आगे से एक और बना दूंगा। क्लियर भैया? अब वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, वैकेंसी किस तरीका से है, उससे पहले मुझे कुछ और बात आपसे करनी है यार। देखो काफी बच्चे ये कहते हैं कि भैया देखो आप मोबाइल चलाते हो। सबसे पहला बात कॉन्सेप्ट करूंगा, आप मोबाइल चलाते हो, तुम्हारा मोबाइल का बहुत ज्यादा शौक है तुम्हें, तो भाई एक बात बताओ, एंड्रॉइड फोन बिना ईमेल आईडी के चलता है क्या? अरे बिना ईमेल आईडी के तो एंड्रॉइड फोन भी नहीं चलता बेटा। तो आपने अपना मोबाइल चला कैसे लिया? अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर उसने कंप्यूटर वाले ने अपनी मेल आईडी डाल दी।
अरे बाबूजी, अगर उसने अपनी मेल आईडी डाल दी है ना तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाले टाइम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सपोज करो वहां से कुछ डाटा आया तो वो आपके पास नहीं आएगा, उसकी मेल आईडी पे आएगा। वो तुम्हें क्यों बताने लगा यार? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं बड़े भाई, जब भी कोई फॉर्म भरा करो तो मेल आईडी अपनी डाला करो, मेल आईडी अपनी डाला करो यार। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, कोई भी फॉर्म है भाई, XYZ चपरासी से लेकर अधिकारी तक का आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन करते हो ना, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है मेल आईडी का। तो वहां मेल आईडी भाई हमेशा अपनी ही भरा करो। मेल आईडी हमेशा किसकी भरनी है? अपनी ही भरनी है। पर भाई जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वो पूछते हैं कि आपकी कोई मेल आईडी है, आपने कहा नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी मेल आईडी डाल देते हैं या कोई फेक मेल आईडी डाल देते हैं। अब भाई साहब कुछ कंपनीज और कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं जो सीधा आपको आपके मेल पर डॉक्यूमेंट भेजते हैं। किस पे भेजते हैं? मेल पर भेजते हैं। कॉल लेटर भी मेल पर भेजते हैं बेटा। पर आपने क्या किया, मेल आईडी या तो कंप्यूटर वाले की डलवा दी या कंप्यूटर वाले ने फेक डाल दी। तो भैया तुम्हारे पास क्या डाटा आया? कुछ भी ना। तुम दे रहे हो कि मेरा कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर आएगा। बेटा बहुत सारी गलतियां बच्चे यहां करते हैं। अपनी मेल आईडी डाला करो मेरे भाई, किसी पड़ोसी के मेल आईडी मत डालो। किसी पड़ोसी की वाइफ को अपनी वाइफ मत बनाओ भाई। अगर उसको बनाओगे भी ना तो लफड़े में पड़ जाओगे, खामखा राड हो जाएगी। सुबह सुबह मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर किसी दूसरे की बहू है, तुम अपनी बहू बताओ ना, राड़ हो जाएगी, दूसरा वाला लड़ पड़ेगा तुमसे। क्लियर है? तो भाई अपनी भी एक बहू बना लो ना, अपनी भी एक बहू बना लो, एक खुद की मेल आईडी क्रिएट कर लो मेरे लौंडो। अपने खुद की मेल आईडी क्रिएट कर लो और उस मेल आईडी को ही डाला करो पेपर में, किसी दूसरे की मेल आईडी मत डाला करो। अरे गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होते हैं, एसएससी का तो सबसे बड़ा फंडा है। एसएससी का फंडा बताता हूँ, ये अपने सभी डॉक्यूमेंट ज्यादातर आपको मेल आईडी पर भेजती है। अरे एसएससी के डॉक्यूमेंट फॉर्म भर रहे हो और जब उन्होंने मेल आईडी पे आपके डॉक्यूमेंट भेजे, बताओ यार वो कहाँ पहुंचेंगे? भाई तुम्हारे अपनी मेल आईडी तो डाली नहीं है, और कंप्यूटर वाले ने या तो अपनी डाली होगी या पता ना कहाँ की डाली होगी। और वैसे जो कंप्यूटर वाले होते हैं ना, ये सब फेक मेल आईडी डाल देते हैं करके। क्यों? कौन झेलेगा यार इतने मेलों को? टक टक मोबाइल बाजता रहेगा। अगर उसने अपनी मेल आईडी डाल दी ना तो उस पर मोबाइल पर धुआं उसी के वो बाजते रहेंगे। समझ रहे हो? तो भाई मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेल आईडी को देखो ओटीपी के लिए ही मत डालो यार। ओटीपी के लिए तो वो अपनी मेल आईडी नहीं डाल का, वो मेल आईडी नहीं डाल के क्या डाल देगा, आपका मोबाइल नंबर डाल देगा, आपका फोन नंबर डाल दिया उसने, फोन नंबर डाल दिया, फोन पे आपका ओटीपी आ गया, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया, फॉर्म भर गया। पर भैया मेरे लाल मेरे कबूतर, ये फोन नंबर जब तुम दे रहे हो, फोन नंबर भी तो दे रहे हो, तो कम से कम एक मेल आईडी तो बना लो मेरे लाल। एक मेल आईडी तुम्हारी अपनी खुद की होनी चाहिए। क्लियर है? एक मेल आईडी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। क्लियर है? मेल आईडी पर ज्यादा ध्यान दिया करो भाई। देखो इसमें जो एयरफोर्स, मैं कहाँ चल रहा था, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा था। हाँ, अगर इस फॉर्म को भरते हो ना तो मेल आईडी अपनी डालना, क्योंकि भाई एयरफोर्स की जो वैकेंसीज होती हैं, यहाँ देखो मेरिट वाली वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, मेरिट से संबंधित वैकेंसी। याद रखना वहां पर सबसे ज्यादा मेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट मेरिट की भर्तियों में भाई मेल पर आते हैं, याद रखना। तो अपनी मेल आईडी बना लो, बनाने में कहीं 3-4 घंटा ना लगे करें। किसी भी, अगर तुम पे बनानी आती है तो खुद बना लो, ना आती है तो भाई किसी कंप्यूटर वाले पे जाकर 10 रुपये में बनवा लो यार। वो 10 रुपया में तुम्हारी मेल आईडी बना देगा, पासवर्ड बना देगा। जब भी कोई भर्ती का फॉर्म है उसे ये डाल दो यार, अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। समझो यार, बात को समझो मेरी को। तुम नए बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें इतनी जानकारी देता हूँ, नहीं बड़े होते ना तो उन्हें जानकारी ना देता। भाई जैसा कर रहा करता रहे, बच्चे मुझसे क्वेरी करते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करता हूँ। अब मैं बात करूंगा भाई इनकी वैकेंसीज की, इनके लिए वैकेंसीज में क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट करी है। पहली बात करता हूँ मैं स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है भाई, स्टोर कीपर की जो वैकेंसी आई है, ये आई है ग्रेजुएशन से। ये किससे आई है? ग्रेजुएशन से। जो बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी कॉलेज से, वो ही इस स्टोर कीपर की वैकेंसी को भर सकता है। ग्रेजुएशन इसमें मस्ट मांगा है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी रिकॉग्नाइज और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसमें एक एक्सपीरियंस की बात करी गई है। स्टोर कीपर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर? स्टोर कीपर में क्या है कि स्टोर कीपर में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे 1 ईयर का हो, 1 ईयर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर का होना चाहिए। क्लियर भाई? और ग्रेजुएशन इसके लिए मस्ट है। अगली बात जो करता हूँ एलडीसी की। एलडीसी लोअर डिवीजन ये है भाई साहब। ये जो वैकेंसी है आपकी 12th पास की वैकेंसी है। यहाँ 12th पास होने चाहिए हो आप, 12th पास होने चाहिए, और चाहे किसी भी साइट से हो।
आर्ट साइड से, कॉमर्स से, किसी सी भी साइड से हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 12th पास होनी चाहिए एलडीसी वैकेंसी के लिए। और मैं बता रहा हूँ एलडीसी में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। लोअर डिवीज़न जो क्लर्क होते हैं इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, ये 12th पास बच्चा मांगती है। क्लियर। उसके बाद में इसमें क्या है, मैं आपसे जिद करता हूँ एक चीज़ की। मैं जिद किस चीज़ की हमेशा करता हूँ, कंप्यूटर चलाना सीख लो, कंप्यूटर चलाना सीख लो, करता हूँ ना, करता हूँ जिद। वो बेटा जिद आपके फायदे के लिए करता हूँ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिनमें कंप्यूटर टाइपिंग मांगते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग कितनी मांगते हैं भाई? अगर एलडीसी के लिए आवेदन करते हो 12th पास आप होने चाहिए, कम से कम 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। और कंप्यूटर में भाई इसमें जो टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, भाई बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो टाइपिंग स्पीड मांगती हैं डॉक्यूमेंट्स में। देखो एलडीसी क्लर्क का काम है, वहां पर सब कंप्यूटर का काम होता है, तो वहाँ टाइपिंग स्पीड मांगते हैं। टाइपिंग स्पीड क्या है? 35 वर्ड पर मिनट। 35 वर्ड पर मिनट किसके होने चाहिए? इंग्लिश के। क्लियर भाई। और 30 वर्ड पर मिनट किसके होने चाहिए? हिंदी के। आप किसी में भी टाइपिंग कर सकते हो, चाहे इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट में, कहने का 1 मिनट में 35 वर्ड आपको लिखने हैं। क्लियर। और हिंदी में करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट करने, 30 वर्ड आपको पर मिनट करने। कहने का मतलब ये टाइपिंग है कंप्यूटर की। मैं कंप्यूटर की जिद आपसे इसलिए करता हूं क्योंकि भाई एसएससी के जितने एग्जाम है, एसएससी के जितने एग्जाम है जो 12th लेवल से लेकर हैं, याद रखना, जो एसएससी का एग्जाम 12th लेवल से निकलता है उसमें भाई साहब टाइपिंग मस्ट मांगता है। चाहे आप एलडीसी का एग्जाम देने चले जाओ, चाहे आप कई तरीका के एसएससी 10+2, 10+2 का मतलब 12th क्लास से एसएससी बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है, बहुत सारे फील्ड में निकालती है। कहने का मतलब बहुत सारे फील्ड में निकालती है। वहाँ क्या है, वहाँ भाई ये टाइपिंग मांगती है। टाइपिंग क्या होती है? 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और अगर हिंदी में हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए। उसके बाद में कुक की बात मैं करता हूँ भाई। कुक, कुक में क्या है कि कुक के लिए भी वैकेंसी बहुत अच्छी है, पर इसमें भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आप 10th पास हो तब भी ये दौड़ेगी, 10th पास हो तब भी दौड़ेगी, या आपके पास 1 ईयर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए कुक का। कुक का कोई 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे किसी भी होटल से हो। ठीक है, आपके पास 1 ईयर का होटल से रिलेटिव कुक का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप कुक की भर्ती को भर पाओगे। उसके बाद में कारपेंटर की, कारपेंटर का मतलब क्या होता है? बढ़ई। कारपेंटर की वैकेंसी में भाई 10th पास चाहिए बंदा। देन उसके बाद में कंप्यूटर, कारपेंटर माने बढ़ई जो होते हैं, तो कारपेंटर कहते हैं बढ़ई को, 10th पास होनी चाहिए। और आईटीआई का 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए कारपेंटर का। हाँ भैया इसके पास आईटीआई का डिप्लोमा है, इसलिए कह रहा हूँ कि आईटीआई की ज़्यादा यहाँ ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है फायरमैन। वही फायरमैन के लिए भी, फायरमैन जो होते हैं आग बुझाने वालों की भी यहाँ वैकेंसी है। इनकी भी जो क्वालिफिकेशन है, इनकी भी क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी है भाई, 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी है फायर वालों की। पर इनके लिए फायर का डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। आपके पास फायर का रिलेटिव कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, पर आपके पास मोस्टली मुझे पता है आपके पास डिप्लोमा नहीं होगा। आपके पास देखो एलडीसी में भरने का मौका है, आपके पास कुक में भरने का भी मौका नहीं होगा, मैं जानता हूँ। कारपेंटर में आप हो सकते हो, फायरमैन में नहीं हो सकते। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। भाई मल्टीटास्किंग की अगर मैं बात करता हूँ एमटीएस की, तो मल्टीटास्किंग में 12th पास आपका मैंडेटरी है, आपको 12th पास कम से कम होना चाहिए। और भाई एमटीएस में 12th पास, एमटीएस में 12th पास आप होनी चाहिए, 12th पास बंदा चाहिए एमटीएस में। और एमटीएस में कोई भी चीज़ की मांग नहीं है। एमटीएस में वो हर डिपार्टमेंट के लिए बंदा सेलेक्ट करेंगे, तो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के आपको, आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा एमटीएस में। क्लियर भैया। अगला है भाई साहब ड्राइवर की वैकेंसी। ड्राइवर की वैकेंसी मैं कहता हूँ कुछ ही बच्चों के पास हैवी लाइसेंस होगा तभी वो इसे अप्लाई कर पाएंगे। ड्राइवर की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी भी 10th क्लास से ड्राइवर की वैकेंसी है, और कुछ भी नहीं है। इस वक्त कुछ वैकेंसीज आपको ड्राइवर की देखने को मिलेंगी जो 10th पास से वैकेंसी है। क्लियर भाई। ये 6 से 7 तरीका की इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं भाई। आवेदन वैकेंसी इन्होंने बेशक कम निकाली है, वैकेंसी जो निकाली है इन्होंने 84 निकाली है, समझना। वैकेंसी जो निकाली है 84 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं,
पर मैं बता रहा हूँ 84 वैकेंसीज के लिए कम से कम 1000 से ज़्यादा बंदों को ये बुलाएंगे। कहने का मतलब रिटन एग्जाम जो होगा ये रिटन एग्जाम सभी का कराएंगे। रिटन एग्जाम कंटेंट ये सभी का कराते हैं। सी ग्रुप में जितने भी आवेदन इनके पास पहुंचते हैं उन सभी का ये रिटन एग्जाम कराते ही कराते हैं। क्लियर। और जब बच्चे पास होते हैं तो 84 वैकेंसी, तो 84 में से कई गुना बच्चों को लेते हैं, कई गुना बच्चों को लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो एलडीसी के लिए जाते हैं ना, एलडीसी में भाई कम से कम इन्होंने अगर 1000 बच्चे एलडीसी में उठा लिए तो मैं ये बता रहा हूँ कि 1000 बच्चे ये 35 वर्ड और 30 वर्ड का कॉन्सेप्ट को ही पास नहीं कर पाते। 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट को ही पास नहीं, टाइपिंग को ही पास नहीं कर पाते। तो एलडीसी में ही बहुत सारे बच्चों को हायर करते हैं। हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चों को हायर करेंगे। हायर कहाँ से करेंगे? रिटन एग्जाम में पास जो भी बच्चे होते हैं बहुत सारे बच्चों को बुलाते हैं, फिर उनका टेस्ट लेते हैं। स्किल टेस्ट होता है जो इन स्किल्स में दिए हुए हैं, उनके बाद में इनकी मेडिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल के बाद इनकी ज्वाइनिंग होती है। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा किचर पिचर नहीं होती, बहुत जल्दी ये वैकेंसी क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई इनका एक कॉन्सेप्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि एयरफोर्स सी ग्रुप की वैकेंसी जल्दी जल्दी मार्केट में आती हैं और इन्हें ज़्यादा टाइम ही लगाते नहीं हैं, जल्दी जल्दी बंदों को हायर करते हैं। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ, सिलेबस में क्या क्या आएगा, इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस है रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है, इसका रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है, ये सिलेबस 4 भाग में डिवाइड होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। सिलेबस में क्या होता है? 100 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का पेपर होता है भाई। इसमें कॉल लेटर की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही भरी हुई है, इंफॉर्मेशन आपकी सही भरी हुई है तो आपको 101% कॉल लेटर आएगा। आपकी इंफॉर्मेशन सही भरी हुई है, देन आपका मेल आईडी सही भरा हुआ है और आपका मोबाइल नंबर सही भरा हुआ है, तो आपको भाई 101% कॉल लेटर आएगा रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम के लिए आपका कॉल लेटर 101% आएगा ही आएगा, ये बात आप याद रखना। तो मैं इसके रिटन एग्जाम में पैटर्न की बात करता हूँ, उसमें एग्जाम किस तरीका से आएगा। भाई आपको मैं नॉर्मली यूपी पुलिस की तैयारी कराता हूँ, यूपी पुलिस की तैयारी, एसएससी जीडी की तैयारी, वो बिल्कुल सेम तैयारी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। यहाँ क्या होगा? 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं और भाई 25 क्वेश्चन ही आपके यहाँ इंग्लिश के आते हैं। यहाँ पर इस तरीका से पेपर सेट होता है। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। क्लियर भाई? और इसमें करने के लिए पूरे 100 क्वेश्चन हो गए और करने के लिए पूरा 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर आप अच्छे से अच्छे नंबर लाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो 12th क्लास के लेवल का स्टैंडर्ड आता है। क्यों भाई? देखो रीजनिंग जो है ये कोई स्टैंडर्ड की बात नहीं करती, यहाँ पर इसे 10th क्लास का बच्चा भी सॉल्व करता है और इसे 12th क्लास का बच्चा भी सॉल्व करता है। अगर मैं 12th क्लास के स्टैंडर्ड की बात करता हूँ यहाँ पर, तो आप इसे ज़्यादा वो मत सोचना कि मैथ जो आएगा वो 12th क्लास का आएगा। नहीं बेटा, इसे 12th क्लास को, चलो मैं इसे 10th क्लास का स्टैंडर्ड की बात कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैथ आएगा वो नॉर्मली मैथ आएगा। नॉर्मली का मतलब जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, इनमें मैथ पढ़ाया जाता है। औसत, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, लेसे में से, कार्य समय, ट्रेन, स्पीड, दूरी, उसमें से यहाँ पर मैथ का आएगा। और जीएस का बेटा, जीएस का तो कोई लेवल है ही नहीं। जीएस चाहे वो हाई लेवल के रख दे या लो लेवल के रख दे, पर हाँ जीएस भी यहाँ अच्छे लेवल की आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश जो मिलेगी भाई, इंग्लिश मिलेगी आपको 10th क्लास के लेवल की ही इंग्लिश देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा लेवल की क्लास नहीं मिलेगी। यहाँ में आपका वोकैबुलरी, एरर सर्च करना, आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, मैसेज, इस तरीका की इंग्लिश आपको देखने को यहाँ मिलेगी। ये 4 सेशन में इसका पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर आपका यहाँ रिटन पास हो जाता है और जिन पेपरों में आपका टाइपिंग टेस्ट है, उस टेस्ट में आप चले जाते हो, सपोज करो आपका एलडीसी में क्या है? टाइपिंग है,
तो जो बच्चे इसको क्रॉस करते हैं और एलडीसी में जाते हैं तो वो एलडीसी में टाइपिंग का टेस्ट करते हैं। क्लियर है भाई। फिर उसके बाद में और भी फायरमैन वाले में भी कुछ फिजिकल्स इंफॉर्मेशन होते हैं, कुक वाले में भी कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां आपको आगे बढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद में आपका प्रोसेस आगे लिया जाएगा। ये है इसका पूरा रिटन एग्जाम का पैटर्न। रिटन एग्जाम भाई इसका टफ नहीं आता, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा रिटन एग्जाम इसका बहुत अच्छे लेवल का आता है, हार्ड लेवल का रिटन एग्जाम नहीं आता है। तो मेरी इस बात को आप ध्यान रखना कि इसमें जो लेवल है रिटन एग्जाम का ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है। क्लियर है। आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करा दी, किस तरीक़ा से फॉर्म भरना है, किस तरीक़ा से आपको पोस्ट करना है। और मैं आपसे यही कहूँगा जल्दी से जल्दी पोस्ट कर देना इसको, जिस भी स्टेशन को आपको पोस्ट भेजना है। अगर आपको 4 स्टेशनों पर पोस्ट करना है तो आपको 4 लिफाफों में 4 ही फार्म भरकर पोस्ट करने हैं। उसमें जितने फ़ोटो दिए। नंबर 2, फ़ोटो की बात भाई, फ़ोटो जो ज़्यादातर आप लगाया करो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपका फ़ोटो होना चाहिए, देन यहाँ पर डेट लिखी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी फोटो आपने चिपका दिया। भाई एसएससी जीडी के बहुत सारे फॉर्म इन फोटोओं की वजह से रिजेक्ट हुए हैं, याद रखना। क्लियर। आपको मेल आईडी अपनी खुद की बनानी है, मेल आईडी का पासवर्ड लाइफ टाइम याद रखना है, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर से मिलती है तो तुरंत उसको मिल जाए। मेल आईडी का फायदा क्या होता है, तुमने जो मोबाइल नंबर डाला एनी सिचुएशन वो मोबाइल नंबर बंद हो गया, आपका रिचार्ज नहीं हो पाया तो मैं बंद हो गया, यानी मोबाइल खो गया, आपने सिम नहीं निकाली और क्या हुआ, आपकी वैकेंसी पेंडिंग में चली गई, सपोज करो वेटिंग में डाल दी, आने वाले साल या 2 साल में आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो वो बेचारे कॉल करेंगे, आपकी कॉल नहीं लग रही, वो आपके पास कॉल लेटर भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो जाती है। अगर कॉल से ही उनका कोऑर्डिनेट जल्दी हो जाता है या मेल आईडी से कोऑर्डिनेट जल्दी हो जाता है तो वो जो भी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया उसे पूरा कर लेते हैं। तो आप हमेशा अपनी मेल आईडी जरूर बनाएं, उस मेल आईडी से आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।